चलिए दोस्त, फिर से लौट आया इस वाले टॉपिक को लेकर। इससे पहले के पार्ट के अंदर हमने ये डिस्कस कर लिया था कि किस तरीके से डीकोलोनाइजेशन इट मीन्स राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन की शुरुआत होनी स्टार्ट हो गई थी पूरी दुनिया के अंदर। 1945 के बाद एक एक करके सभी दुनिया के देश, चाहे वो अफ्रीकन हो या लैटिन अमेरिकन हो या एशियन कंट्रीज, वो आज़ाद होने स्टार्ट हो गए थे। मैं फिर से एक बार आपको फटाफट रिमेन यानी कि रिवीजन करवा देता हूँ आपको जो हमने कर लिया था। एशियन, अफ्रीकन, ओशियंस एंड दोस्तों साइबेरियन देखा था इसमें किस तरीके से ये पार्ट्स ऐसे थे जो कि वेस्टर्न कंट्रीज के गुलाम हुआ करते थे, है ना, जो एक एक करके क्या करते डीकोलोनाइजेशन के कारण अपने उन्होंने फ्रीडम फाइटर के कारण बहुत स्ट्रगल करना उनको पड़ा। काफ़ी खूनी संघर्ष भी हुए, ये तो हमने देखा ही है दोस्त, अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर, चाहे वो इंडिया भी हो या दुनिया का तमाम कंट्रीज, चाहे अफ्रीकन कंट्रीज हो, बहुत देखा हमने इस तरीके से। एंड सुपर पावर्स का इसमें रोल बहुत ज़्यादा हो गया था बीच में। 1945 में प्रेशर देना इन्होंने स्टार्ट कर दिया था और इस तरीके से दोस्त हमने ये सब पार्ट अपना कंप्लीट कर लिया था। और आज़ादी के बाद दोस्त दो मॉडल बनाए गए थे, है ना। दो मॉडल के अंदर एक फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच का मॉडल था, और एक अमेरिकन मॉडल था, जिसके अंदर ये देखा हमने कि जो अमेरिकन मॉडल है उसको काफ़ी बेहतर माना गया, है ना। और रशियन रेवोल्यूशन के अंदर इसका इम्पैक्ट विश्व पे काफ़ी भयंकर पड़ा। क्यों? क्योंकि एक नई तरह की आइडियोलॉजी आ गई है, क्या, सोशलिज्म नामक। और इस आइडियोलॉजी ने दुनिया के तमाम कंट्रीज़ और कुछ लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया। और जैसे कि हमने देखा था हो ची मिन हो गए, है ना, चांग काई शेक हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, ये पर्सनली वो दोस्त रसिया में गए यानी कि यूएसएसआर में गए, वहाँ से मार्क्सिस्ट जो थ्योरी है उसको अच्छे से समझा और किस तरीके से मतलब कि स्ट्रगल कर सकते हैं हम फ्रीडम के लिए, इसका नेचर समझ कर ये भारत के अंदर आए और तमाम देश के अंदर ये जैसे हो ची मिन गए और ये कहाँ पे वियतनाम के अंदर ये गए, चीन के अंदर, और कहीं ना कहीं कह सकते हैं ये सब के सब क्या है सोशलिज्म से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे, काफ़ी अफेक्टेड थे ये। अब हम यहाँ से आज के क्लास के अंदर बात करने वाले हैं बिगिनिंग ऑफ डीकोलोनाइजेशन। ये हमारा आज का टॉपिक होने वाला है। इससे पहले के पार्ट्स को हमने कवर कर लिया है फर्स्ट पार्ट के अंदर। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जाके जरूर देख लेना। चलिए हम समझते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। ये दोस्त विश्व का पूरा नक्शा है, मैं सिर्फ आपको पीएनजी रूप में दिखा रहा हूँ। पीएनजी मतलब होता है सिर्फ एक मॉडल रूप में दिखा रहा हूँ, जहाँ से दुनिया के सिर्फ और सिर्फ एशियन कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज एंड लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, इनको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा अपने आज़ादी को लेकर। जिसमें हम बात करते हैं सबसे पहले कि आज़ादी को लेकर तो संघर्ष बाद में करना पड़ा, लेकिन संघर्ष करना ही क्यों पड़ा? क्यों? आपको पता है कि दुनिया के देश दोस्त, जब आप वेस्टर्न कंट्रीज़ की हम बात करते हैं, जिसके अंदर ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, नीदरलैंड हो गया, इन्होंने दुनिया का तमाम कंट्री को ऐसा ही ऐसे तैसे कर दी थी, दुनिया को फुल गुलाम बनाने के इनके होड़ लगे। एक तरफ से देखा जाए तो स्पेन भी पीछे नहीं रहा इसके अंदर, पुर्तगाल भी पीछे नहीं रहा, देख सकते हो आप। लेकिन हुआ यह कि सेल्फ गवर्नेंस एंड होम रूल को लेकर दुनिया के तमाम कंट्रीज ने जब स्ट्रगल करना स्टार्ट हुआ, तब जाके डीकोलोनाइजेशन का जो प्रोसेस है ये चालू हो गया था। लेकिन इससे पहले हम ये समझते हैं कि दोस्त न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और कुछ पार्ट्स थे कहाँ के, कनाडा का, यानी कि न्यूजीलैंड अफ्रीका का, साउथ का जो अफ्रीका का पार्ट है वहाँ का पार्ट, और कनाडा का कुछ पार्ट। दोस्त इन जगह पर यूरोपियंस जाके बस गए। कब? 1600 का ये समय था जब मैं बात कर रहा हूँ ये। और वहाँ के जो अपने नेटिव्स हैं, नेटिव्स मतलब जो वहाँ के मूल निवासी हैं, कहाँ के, न्यूजीलैंड के, साउथ अफ्रीका के एंड कुछ पार्ट्स थे कनाडा के, वहाँ के जो नेटिव्स थे उनको या तो इन्होंने भगा दिया या तो दोस्त उनको वहीं पे मार डाला गया। और जाके ये गोरी चमड़ी वाली यूरोपियंस जाके दोस्त वहाँ पे जाके बस गए। एक बात आपको ध्यान रखना है दोस्त, या तो उनको मार दिया गया या तो उनको भगा दिया गया। खूनी कत्ले भारत के हो या दुनिया का तमाम इतिहास के पन्ने पे यूँ छप गया जो आज हम देखने को करेंगे। आज़ादी दोस्त खरात में नहीं मिलती, काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। लाइन बिल्कुल ठीक कही गई है, हर चीज़ के लिए संघर्ष करना पड़ता है। और ये गोरी चमड़ी वालियों ने इतना ज़्यादा दोस्तों दुनिया के ऊपर अत्याचार किया है, बहुत ज़्यादा अत्याचार किया है। और जैसे ही दोस्त यूरोपियंस इन कंट्रीज़ के अंदर गए, इनको डोमेस्टिक लाइफ के अंदर मतलब कि सेल्फ रूल करने का मौका भी मिल गया। वहाँ के दोस्तों लेजिस्लेटिव असेंबली की होगी बात, यहाँ पे पार्लियामेंट की बात होगी, वहाँ पे इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का मौका मिल गया। और इस तरीके से एक एक करके ये इन कंट्री के अंदर क्या हुआ, चाहे न्यूजीलैंड हो गया या अफ्रीकन हो गया साउथ का पार्ट या कुछ कनाडा का पार्ट हो गया, यहाँ पे दोस्त इन्होंने डोमेस्टिक लाइफ में कुछ कानून बनाने इन्होंने स्टार्ट कर दिए यूरोपियंस लोगों ने, यानी कि इनके पास ये राइट्स आ गए। लेकिन दोस्त जो मेन था ना काम, डोमेस्टिक लाइफ तो ये खुद देख सकते थे यूरोपियंस, लेकिन डिफेंस का मामला एंड प्रोटेक्शन का मामला दोस्त, ये जो पुलिस वगैरह ये सब जो मामला हुआ करता था ये लंदन के हाथ में। अगर ब्रिटिश का दोस्त जहाँ जहाँ पे ब्रिटिश रूल हुआ करती थी वो सबका जो मेन जो हेड है ना यार, वो लंदन से हुआ करता था। अब इंडिया ही देख लो यार, ब्रिटिश शासन भारत में था लेकिन पूरा शासन लंदन से चलना स्टार्ट हो गया था। हाँ, वो सही था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा शासन चलाया गया था, लेकिन उसके बाद भी 1858 के बाद आपको पता है कि उसके ऑनवर्ड्स पूरा शासन किसके हाथ में, लंदन के हाथ में चले गए, वहाँ के महारानी के हाथ में चले गए। वैसे ही सेम सब काम लंदन से ही होता था।
है ना, लेकिन कुछ डोमेस्टिक रूल्स बनाने के राइट्स इनको मिल गई थी। दोस्त 1910 के बाद आफ्टर 1910 इसके बाद क्या हुआ कि दोस्तों ब्रिटिश कॉमनवेल्थ की स्थापना कर दी गई और इसके बाद यूनियन ऑफ जो साउथ अफ्रीका इसको भी इसका पार्ट बना दिया गया। ये कॉमनवेल्थ क्या है? कॉमनवेल्थ का मतलब होता है कि ऐसे नेशन स्टेट या ऐसे स्टेट जिसके ऊपर ब्रिटिश का राज होने वाला है, यानी कि अगर वहाँ पे भी अपनी सरकार भी है लेकिन जिसका मेन जो हेड होगा वो ब्रिटिश गवर्नमेंट, यानी कि ब्रिटिश के जो महारानी राजा होने वाले वो होंगे। जैसे कि भारत भी कॉमनवेल्थ का मेंबर हुआ करता था, इसके काफ़ी क्रिटिसाइज भी किया गया था, लेकिन हम कॉमनवेल्थ के मेंबर होते हुए भी दोस्त हम इंडिपेंडेंट थे, हम अपनी डिसीजन अपने आप ले सकते। लेकिन जब हमको लगा कि नहीं अब हमें दूर हो जाना चाहिए तो हमने कॉमनवेल्थ मेंबर से हट गए थे। ये एक चर्चा का विषय है, बाद में करेंगे। उसको कहा गया दोस्तों ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। इट मीन्स ब्रिटिश राष्ट्रमंडल। राष्ट्रमंडल मतलब जहाँ पे ब्रिटिश राष्ट्र जो ब्रिटिश हैं उनका शासन चलने वाला है। सिंपल, ये आपको ध्यान रखना है। ये दोस्तों क्लियर है। इसके बाद पता क्या हुआ कि ये ब्रिटिश या वेस्टर्न कंट्रीज में कहूँगा, यहाँ पे थोड़ा अच्छा लगेगा क्योंकि यहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर आपके ये फ्रांस हो गया, नीदरलैंड हो गया, है ना, नीदरलैंड जहाँ के डच लोग हुआ करते हैं, डच वहाँ के ऑफिशियल लैंग्वेज भी है। इधर दोस्तों आपका स्पेन हो गया, पुर्तगाल हो गया। इन सभी कंट्रीज ने पता क्या कहा, हम गोरे चमड़ी वाले लोग हैं, हम दुनिया के तमाम कंट्रीज़ को सभ्यता सिखाने के लिए आए हैं, सिविलाइज बनाने के लिए आए हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने आप को बहुत ज़्यादा एडवांस्ड मानते थे एज कम्पेयर टू अफ्रीकन, एशियन, लैटिन अमेरिकन। तो इनको ये लगता, पता इनका बिल्कुल साफ ये कहना था कि हमको भेजा इसलिए गया है, हम तो एडवांस है ना, तो हम उन कंट्रीज़ में जाएं जहाँ पे सिविलाइजेशन नहीं है, जहाँ पे रहने का लोगों को ढंग तक नहीं पता। हम तो डेवलपमेंट करने के लिए उन कंट्रीज़ में जा रहे हैं, हम गुलाम बनाने थोड़ी जा रहे हैं। और इसी बात को ये कह के पहुँच गए हैं। बलि को बकरा देने से पहले रसगुल्ला खिलाना पड़ता है ताकि पता भी न चले काट भी मारे इसको। और इस तरह के दोस्त ये ब्रिटिश रूल हो गए या वेस्टर्न कंट्रीज़ का रूल हो गया, काफ़ी अत्याचारी साबित हुए। क्यों? क्योंकि ये बोलते हैं कि वो जो कंट्रीज़ हैं जो डेवलपिंग है स्पेशली, वो प्रिमिटिव है। प्रिमिटिव मतलब क्या होता है? जो आदिम अवस्था, जहाँ पे ऐसे ही मतलब कि कह सकते हैं कि वो ना सिविलाइज लोग भी नहीं है, ना उनको खाने का तरीका, ना पीने का तरीका, ना रहना सहने का ढंग, कचरे में रहते हैं, कूड़े करके में, तो जीने का ढंग सिखाने आए हैं। स्पेशली वो साफ ये कहा करते थे, ठीक है। तो ये अपने आप को एडवांस्ड मानते थे और जहाँ पे जाते ही इनको गुलाम बनाने के लिए उनको ये प्रिमिटिव कहते थे। इसका मतलब आदिम व्यवस्था होता है। आदिम मतलब जहाँ पे लोग सिर्फ ऐसे ही रह रहे हैं, यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है, जहाँ पे कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, जहाँ पे कोई कानून नहीं है, जहाँ पे कोई सिविलाइज्ड लोग नहीं है। प्रिमिटिव मतलब इसके अंदर दोस्तों ब्रिटिश, फ्रेंच एंड डच, इनका बहुत भयंकर शासन रहा पूरी दुनिया के अंदर। इनका शासन दोस्तों शुरुआत में यहाँ तक था, लेकिन धीरे धीरे करके बढ़ता चले गया और एक एक करके दोस्त दुनिया के तमाम कंट्रीज़ को इन्होंने अपना गुलाम बना लिया और इस तरीके से गुलामी की प्रथा स्टार्ट हुई। लेकिन जब हम बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड ऑन दी किस पे, एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल्स के ऊपर, हम अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे आ जाते हैं जो कि हमारा मेन टॉपिक है। क्यों? इसी के दौरान बहुत भयंकर इम्पैक्ट पड़ना स्टार्ट हुआ पूरी दुनिया के अंदर। अब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ दोस्त, आपको पता है कि जर्मनी ने पोलैंड पे अटैक कर दिया। इसके बाद दुनिया के अंदर 1 सितंबर 1939 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया, जो कि 2 सितंबर 1945 तक चला। अब दुनिया के देशों को ये लगा कि भाई अब महाशक्ति तो अपने में ही युद्ध पे युद्ध करे जा रहे हैं। दो ब्लॉक्स के अंदर एक एलियाइड पावर, एक एक्सिस पावर, मित्र राष्ट्र, धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र जो एलियाइड पावर वो जीत भी गई, लेकिन इससे पहले दोस्त 1945 से पहले पूरी दुनिया युद्ध में लग गई। अब जो दो ग्रुप्स के अंदर जब युद्ध होने लग गया तो वो कंट्री जो इन दोनों ग्रुप्स के, चाहे एलियाइड पावर या एक्सिस पावर के, जो इनके गुलाम हुआ करते थे, जिसके अंदर भारत भी शामिल है, अमेरिकन जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज स्पेशली, और जो अफ्रीकन कंट्रीज है ये स्पेशली शामिल है इसके अंदर। अब इन कंट्रीज को एक मौका मिल गया। क्यों? क्योंकि भाई महाशक्ति तो युद्ध में लगे पड़े हैं, इनको एक मौका ये मिला कि क्यों ना हम इन महाशक्तियों को और कमज़ोर करें, और इन्होंने अपना जो फ्रीडम का जो स्ट्रगल है उसको ज़्यादा तेज कर दिया। तो दुनिया के ऊपर सेकेंड वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा गहरा पड़ा। दुनिया जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जब युद्ध में लगी हुई थी तो सबसे भयंकर मौका, सबसे अच्छा मौका मिला उन देशों को जो गुलाम थे। क्यों? क्योंकि दोस्तों युद्ध में लगे होने के कारण इन देशों की अपनी इकोनॉमिक हालत बहुत ज़्यादा खराब होती चली जा रही थी और इन देशों को ये लगा कि बस मौका अच्छा, मौका देखकर चौका मार दो और इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो सेकंड वर्ल्ड वॉर का सबसे पहला रीजन और पहला इंपैक्ट ये पड़ा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि दोस्त सबसे पहले ध्यान रखना आपको, दुनिया के अंदर अगर मैं आपको एक एक पॉइंट्स बता देता हूँ, जब क्वेश्चन भी आता है एग्जाम के अंदर तो आपको बताना पड़ता है पॉइंट्स में, आपके लिए बेहतर होगा ये। तो इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकंड ऑन एंटी कॉलोनियल किसमें स्ट्रगल करने के लिए जो भी हम बात कर रहे थे। चलिए भाई, सेकंड वर्ल्ड वॉर ने दुनिया के देशों में जो सबसे पहला काम किया वो था रेडिकलाइज्ड मैनी पीपल। इट मीन्स अभी तक जो ऐसे लोग
जो अपने देश की आज़ादी को लेकर अभी तक इस इंडिपेंडेंस वॉर में शामिल नहीं हुए थे, उनके अंदर एक जुनून जगाने की काम करी। क्यों? क्योंकि दुनिया जिस तरीके से लड़ रही है, हमें भी राइट है आज़ादी में रहने का, हमें भी राइट है इंडिपेंडेंस रहने का। तो ऐसे लोगों को अंदर से मतलब कि अनकरेज ऐसे लोग हुए, और इस सेकेंड वर्ल्ड वार का ही इम्पैक्ट पड़ा उन पर कि कहीं ना कहीं महिला से लेके बूढ़े तक, बच्चे से लेके जवान तक सब ने अपने इंडिपेंडेंस के लिए जो वॉर चल रहा था उसमें साथ देना स्टार्ट किया, यानी कि डिक्लाइज्ड मैनी पीपल। सेकंड पॉइंट क्या है? मिलिट्री स्ट्रगल्स अगेंस्ट द न्यू इन्वेंटर्स। न्यू इन्वेंटर्स मतलब अब पता है आपको, जैसे कि हम बात करते हैं एशिया की ही ले लो, आप अफ्रीकन के ही ले लो, एक ब्रिटिश और फ्रेंच, ये दोनों तो थे ही भाई कि दुनिया पे गुलाम बना रहे थे अपना, लेकिन न्यू इन्वेंटर्स के रूप के अंदर जापान और आ गया। जैसे कि हम बात लेते हैं कि इसके वियतनाम की बात करते हैं। वियतनाम के ऊपर दोस्तों फ्रांस का शासन हुआ करता था, फ्रांस को 1942 में भगा दिया जापान ने, और वियतनाम के ऊपर जापान का अधिकार हो गया। और इस तरीके से दुनिया के देशों ने इसी से मतलब कि इंस्पायर्ड हो गए। अब तो नहीं भाई, चाहे जापान हो, इस जापान के कारण ही दुनिया के और देशों ने भी इंस्पायर हुए कि नहीं, अब हमें जो स्ट्रगल करना है वो यूरोपियंस के अगेंस्ट में होगा, जिसमें एक जापान भी शामिल हो गया। जापान भी चाहता था दुनिया के देशों को गुलाम बनाना, इसलिए तो जो न्यू इन्वेंटर्स के रूप में जापान आया, इसने और देशों के अंदर जान डाल दी है, ताकि इंडिपेंडेंस वॉर करना स्टार्ट कर दे वो। नेक्स्ट क्या है दोस्त? अफ्रीकन्स एंड एशियंस वर क्या हुआ? एनलिस्टेड। इट मीन्स यानी कि जो अफ्रीकन्स थे और जो एशियंस थे दोनों आपस में मिल गए, उनकी सेनाएं आपस में मिल गए। जैसे कि सेकंड वर्ल्ड वॉर की बात करूं मैं, गांधी जी थोड़ा शांत स्वभाव के थे यार। सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो ब्रिटिश सेकंड वर्ल्ड वॉर में शामिल थी भाई, पता है आप सभी को। महात्मा गांधी जी ने ये कहा कि नहीं यार, हम युद्ध में किसी को परेशान नहीं करेंगे। लगभग 50 लाख भारतीय सेना सेकंड वर्ल्ड वॉर में शामिल हुई थी ब्रिटिश सेना की तरफ से, हमने उनकी हेल्प करी। और इसी बीच ये हुआ कि अब हमें लगा कि नहीं, हमें तो भाई वॉर करना है और इंडिपेंडेंस लेना ही लेना है, क्योंकि नेशनल क्यूट मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हो गया था। इस बीच क्या हुआ कि एशियन और जो अफ्रीकन जो यहाँ पे जितनी सेनाएं हैं वो आपस में मिल गए। मिलने का मतलब ये था कि वो सब के सब, जैसे अफ्रीकन ले लो या एशियन ले लो, सब गुलामी कंट्रीज भरे पड़े वेस्टर्न कंट्री के, तो इनका मेन मतलब क्या था? एनलिस्टेड हो जाना। अफ्रीकन्स और जो एशियंस के जो सेनाएं हैं आर्मी से, वो मिलकर एक साथ मिलकर जब इंडिपेंडेंस वॉर के लिए मतलब एक साथ जुड़ेंगे, एनलिस्टेड होंगे, मिलकर आएंगे, तो इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ेगा और वेस्टर्न कल्चर और वेस्टर्न कंट्री से उनको आज़ादी मिलेगी। तो दोस्तों इस तरीके से पूरा मैप भी आप देखोगे, पूरा मैप के अंदर अफ्रीकन, ये पूरा मैप में दिखा रहा हूँ आपको, जहाँ पे पूरा संघर्ष बड़ा तगड़ा रहा था, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर दोस्त? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मांग इन्होंने जो करी थी कि फुल सिटीजनशिप चाहिए। फुल सिटीजनशिप का मतलब होता है कि आज़ादी से पहले की जो कंडीशन है वहाँ पे इनके पास राइट्स नहीं था सिटीजन होने के नाते भी, लेकिन इनको चाहिए बस फुल सिटीजनशिप, जहाँ पे इनको सभी राइट्स मिलेंगे जो अब तक इनको नहीं मिला हुआ था। ये चाहते थे, नेशनल लिबरेशन चाहते थे, ये अपने देश के अंदर ये आज़ादी चाहते थे, इंडिपेंडेंस चाहते थे, चाहे इंटरनल हो या एक्सटर्नल, नेशन स्टेट बनना चाहते थे, इनका जो मेन था। और ये सब जो डिमांड उठी वो सेकंड वर्ल्ड वॉर के कारण नहीं उठी। क्यों? क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर ने ये दुनिया के देशों को सिखा दिया कि वॉर ही एक जरिया है अपने देश को या अपने मतलब कि पूरी सोसाइटी को सिक्योर रखने का। इसलिए फुल सिटीजनशिप की राइट्स की डिमांड उठी और नेशनल लिबरेशन की डिमांड उठी। एंड इसके बाद दोस्तों जो मेन बात है, सेकंड वर्ल्ड वॉर ने दोस्तों लोगों को मोर कॉन्फिडेंट बना दिया। किसके अगेंस्ट हैं दोस्त? अपोज देयर डिमांड्स। जो भी इनके मांगों को अपोज करता, जो भी इन ये डिमांड करते और इनके डिमांडों को जो भी नकारता, उनके अपोज में हैं ये क्या करते? स्ट्रगल अपना बहुत तगड़ा स्टार्ट कर देते। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि सेकंड वर्ल्ड वॉर का बहुत भयंकर इम्पैक्ट पड़ा अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज पे। मैं स्पेशली बता रहा हूँ आप सभी को, ठीक है? ये ध्यान रखना है। फाइट फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, किसकी मांग करने लग गई है? डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की एंड इंडिपेंडेंस की। ग्रेटर प्रेशर इनके पास पड़ना स्टार्ट हुआ। देखो दुनिया के तमाम देशों के पास एक ध्यान रखना है यार, सेकंड वर्ल्ड वॉर ही तो ऐसा चीज़ था जिसने दुनिया में आग झोंक दी है। मतलब कहते नहीं है कि बस आग जल रही तो उसमें घी और डाल दी इसने। दुनिया के देशों में युद्ध तो हो ही रहा था है, साथ ही साथ जो गुलाम कंट्री है उन्होंने आज़ादी की और डिमांड कर दी। इसलिए दोस्तों उन कंट्री पर जिन्होंने गुलाम बना रखा था उन पर बहुत भयंकर प्रेशर पड़ना, ग्रेटर प्रेशर पड़ना स्टार्ट हुआ। कुकर प्रेशर जैसा है ना, वैसे प्रेशर था, बस कब फट जाता है। जैसे 1947 में भारत के लिए फटा, 1948 में बर्मा श्रीलंका के लिए फटा, 1945 से लेकर 1950 के बीच में दुनिया के लगभग 100 कंट्रीज आज़ाद हुए थे। पिछले वीडियोज़ के अंदर मैंने 50 कंट्रीज बताया था
हैं, याद रखना। लेकिन 100 कंट्रीज आज़ाद हो गए थे भाई, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर दोस्त? चलिए अब 50 कंट्री ध्यान रखना, 50 कंट्री में नेशन स्टेट बनना और एक कंट्री यानी कि कंट्री आज़ाद हो ही गए थे, वो डोमिनेंस कंट्री थे। डोमिनेंस का मतलब होता है आज़ादी होना बट आधा आज़ादी, ठीक है, ये ध्यान रखना डोमिनेंस का मतलब जो होता है, ठीक है। ये देखते हैं नेक्स्ट क्या है भाई, नेशनल लिबरेशन मूवमेंट्स की स्टार्टिंग किन कंट्रीज में कैसे कैसे हुई, अब हम इसकी बात करेंगे, ठीक है। चलिए पहला पॉइंट यहाँ पे क्या है, फ्रेंच इंडो चाइना की बात करेंगे हम। इंडो चाइना जहाँ पे आपका वियतनाम, कंबोडिया और लाओस आता है। इंडो चाइना के अंदर दोस्तों क्या था कि फ्रेंचों का अधिकार यानी कि फ्रांस का अधिकार हुआ करता था। अब बात करते हैं हम नेशनल लिबरेशन मूवमेंट्स की बात करते हैं हम। आज़ादी के लिए कैसे कैसे संघर्ष चलने स्टार्ट हुए, किन किन कंट्रीज में हुए, एक एक करके बात करेंगे हम। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, सारी ये जो जड़ फसाद यानी कि जो स्टार्टिंग हुई वो इंडो चाइना से होती है। इंडो चाइना देशों का समूह, ग्रुप्स का नाम है, जिसके अंदर 3 कंट्रीज आते हैं। ये पहला वियतनाम है, दूसरा लाओस है, तीसरा कंबोडिया है। इन तीनों देशों को मिलाकर इंडो चाइना बना हुआ था, जिसके ऊपर फ्रांस का शासन हुआ करता था। अब ये फ्रांस बड़ा ताकतवर था भाई, हैं, वहाँ पे जाके यहाँ पे तो गया स्पेशली और वहाँ पे अपने पूरे कल्चर्स को थोप डाला है, जैसे ईसाई धर्म को थोप डाला और सभी को कहा गया यूरोपियन कल्चर्स को अपना, यूरोपियन एजुकेशन को लो, ये करो वो करो, मतलब बहुत ज़्यादा यूरोपियन कल्चर्स के बारे में आपने और इंडो चाइना के बारे में स्पेशली सुना हो तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अत्याचार किया फ्रेंच ने। लेकिन तो फ्रांस को क्या हुआ कि इसी समय आप एक कंट्री है वियतनाम, मैंने आपको बताया, वहाँ के शासक रहे हो ची मिन, जो कि कम्युनिस्ट को बहुत ज़्यादा फॉलो करते थे। तभी याद करो, अभी मैंने बताया था कि रसिया गए थे और ये चाहते थे कि पूरे वियतनाम के अंदर क्या कम्युनिस्ट स्प्रेड करना, पूरी चाहते थे कम्युनिस्ट शासन को बनाना, ठीक है। लेकिन इसी बीच दोस्तों ये हुआ कि मैंने बताया था ना आपको कि 19 के मतलब जो डिकेड है आपका, ये जापान आ गया वहाँ पे और जापानीज ने क्या किया, फ्रांस को हरा दिया उस समय और वियतनाम के ऊपर अब इसने अधिकार कर लिया। दोस्त मुझे लगता है कि दुनिया में एकमात्र ऐसा कंट्री है वियतनाम जिसने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया अपने इंडिपेंडेंस के लिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया 19th सेंचुरी के अंदर पूरा है। कभी दोस्त इसके ऊपर चाइना ने, फिर ब्रिटेन ने, उसके बाद फ्रांस ने, उसके बाद जापान ने। अब आपको पता है कि जापान के बाद अमेरिका आ जाएगा इसको गुलाम बनाने के लिए, अमेरिका आ गया, देख लो मतलब, यानी कि इस तरीके से वियतनाम को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। 1975 में उसको आज़ादी मिली और 1976 के अंदर इसके दो पार्ट्स थे, नॉर्थ और साउथ का, उसको मिला के एक पार्ट्स बनाया गया और ये इसने सोशलिज्म को मानना स्टार्ट कर दिया, यानी कि सोशलिज्म को इसने फॉलो किया। इस हिसाब से दोस्त वियतनाम के जो स्ट्रगल थी वो बहुत ज़्यादा ही मतलब कह सकते हो कि दुनिया के देशों को इंस्पायर कर सकते थे। क्यों? क्योंकि वियतनाम में एक ऐसा वॉर हुआ जिसने वियतनाम के लोगों ने मिलकर फुल गोरिल्ला वार किया और अमेरिका तक को हरा डाला। दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ था कि वियतनाम वॉर के अंदर अमेरिका हार गया था। बहुत ज़्यादा यार, बहुत मतलब सोच भी नहीं सकते आप ये हुआ था, ठीक है। तो जापान यहाँ पे आ गया फ्रांस को हराकर और जापान जैसे यहाँ पे इसमें शासन करना इसने स्टार्ट तो किया, लेकिन इसी बीच में क्या हुआ, नेशनल पीपल्स फ्रंट है एक संगठन बना लिया। किसने बनाया? वियत मिन इसको बोलते हैं, मतलब इस संगठन को बोलते हैं वियत मिन बोलते हैं, या तो इसको नेशनल पीपल्स फ्रंट बोल लो या वियत मिन कह लो। इसको हो ची मिन ने बनाया था ताकि वियतनाम को आज़ाद करवा सके। वियतनाम को दोस्तों 1945 में जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ और वो कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ तो इसको मतलब कि 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था, एक नॉर्थ वियतनाम और एक साउथ वियतनाम। नॉर्थ वियतनाम को हो ची मिन के द्वारा रेगुलेट किया जा रहा था, यहाँ पे इसका शासन चलता था, जो कि सोशलिस्ट था, कम्युनिज्म को मानता था। एंड जो आपका जो साउथ वाला है, जो दक्षिणी वियतनाम है, ये स्पेशली दोस्त यहाँ पे एक ऐसी सरकार थी जो आइडियोलॉजी फॉलो करती थी अमेरिका की, इट मीन्स कैपिटलिज्म को फॉलो करती थी। और इस तरीके से ये लड़ाई, अब एक लड़ाई ये 2 ग्रुप्स के बीच में नहीं रही, ये आइडियोलॉजी के बीच में हो गई थी, नॉर्थ और साउथ, इट मीन्स सोशलिज्म और कैपिटलिज्म। और जब सोशलिज्म और कैपिटलिज्म की बात आएगी तो ये युद्ध हो जाएगी अब सीधे सीधे यूएसएसआर और अमेरिका से। समझना जो मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ। इसलिए वियतनाम वॉर के अंदर अब सीधे सीधे क्या अमेरिका आ गया और सोवियत संघ आ गया। इसलिए दोस्तों ये युद्ध बहुत ज़्यादा भयंकर माना गया। पूरी दोस्तों 20th सेंचुरी के डिकेड, मतलब कह सकते हो कि 20th सेंचुरी पूरी सबसे बड़ा वॉर माना गया इसको, ठीक है, वियतनाम वॉर को। फ्रेंच वॉर रीस्टोर्ड। अब दोस्तों क्या हुआ कि जापान, आपको पता है कि 1945 के अंदर जापान को हार माननी पड़ी, क्योंकि 6 अगस्त 1945 और नागासाकी 9 अगस्त 1945 को जापान की पूरी हालत खस्ता हो गई थी। 1.5 लाख लोग यूं ही मारे गए। जापान ने, याद है ना आपको, लिटिल बॉय फैट मैन, जापान की पूरी ऐसे की तैसे कर दी। जापान हार मान गया, इसको वियतनाम को आज़ाद करना पड़ा है। और अमेरिका, वियतनाम, फ्रांस तो आपस में दोस्त हुआ करते थे। फ्रांस ने बोला भाई वियतनाम तो मेरे हिस्से, मतलब फ्रांस है। और ब्रिटेन के कहने पे
फ्रांस को वापस मिलेगा वियतनाम, और फिर से वियतनाम के ऊपर फ्रांस ने शासन करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन आगे चल के दोस्तों फ्रांस की बस की नहीं थी, है, फिर आ गया अमेरिका, और इससे स्टार्ट होता है वियतनाम वॉर। वियतनाम वॉर दोस्तों आपका जो होता है वो 1964 से लेकर 1975 तक चलता है। 1964 के अंदर दोस्तों इस तरीके से वहाँ पे गोरिल्ला वॉर स्टार्ट हुए, एक एक करके कुत्ता बना बना के दोस्तों अमेरिका की फौजों को मार दिया गया था, है, बहुत तगड़ा यहाँ पे मारा गया। इसको दोस्त गोरिल्ला वॉर यहाँ पे सबसे पहली बार दुनिया के अंदर हुआ। गोरिल्ला वॉर में क्या होता है दोस्त, पूरी सेनाओं को छुप छुप कर मारा जाता है, घेर के मारा जाता है। ये देखिए ये झाड़ियों में छुप जाया करते थे, है ना, और पीछे से मतलब कुछ ऐसे हिला बिला देते थे, इतने में सेना आती उनको दबोच कर वहीं पे मार डालते। इस तरीके से दुनिया के अंदर ये हुआ। 1 लाख फौजों को दोस्त, चाहे अमेरिकन हो या वियतनामी हो, इन दोनों को पूरा घसेड़ कर मारा गया था। लेकिन वियतनामियों ने हार नहीं मानी। ये होती है हिम्मत की मिसाल। आज़ादी के लिए कतरा कतरा खून कर बहाया, और इस तरीके से 1976 में 1976 के अंदर दोनों ग्रुप्स जो नॉर्थ और साउथ में बटे हुए थे उनको एक करके वियतनाम एक बना, और किसको, अमेरिका को हरा डाला। ये दोस्त पूरी दुनिया को इंस्पायर करती है वियतनाम की स्टोरी, जिसने अपनी इस मतलब कि अमेरिका एक नाम होता है भाई, अमेरिका जिसे नाम सुनते दुनिया डरती है, और उस अमेरिका को वियतनाम वॉर के अंदर हार का सामना करना पड़ा। क्यों? क्योंकि दोस्त चाहे उसके मिसाइलें हों, ये तोपें हों, एक फ़ायदा इनको इसलिए मिला, पता है, वियतनाम एक पहाड़ी इलाका है, प्लस उस समय बहुत ज़्यादा वर्षा ज़्यादा हो रही थी, बारिश ज़्यादा हो रही थी। इससे क्या हुआ कि दोस्त पूरा इलाका कीचड़ कीचड़ सा बन गया था, और इस कीचड़ का फ़ायदा वियतनामियों ने उठाया। क्यों? क्योंकि अपनी एटमॉस्फेयर, अपने इलाके में कुत्ता भी शेर बन जाता है। ये वियतनामी लोगों के देश के अंदर विदेशी कोई आ जाएगा तो कहाँ से टिक पाएगा। वियतनामी ने इसका फ़ायदा उठाया, कीचड़ में लटा लटा के पेल पेल के मारा इन अमेरिकन फौजों को, और इस तरीके से वियतनाम वॉर के अंदर अमेरिकन की हार हुई। तो दोस्त ये रहा वियतनाम की स्ट्रगल जो हुआ, ये 1964 से लेकर 1975 तक चलती है, 1976 के अंदर। एंड दोस्तों इस तरीके से क्या हुआ है, जो नॉर्थ और साउथ में बटे हुए हैं वो एक हो गए। हो ची मिन को दोस्तों राष्ट्रपिता कहा गया वहाँ का, ठीक है, नॉर्थ का ध्यान रखना आपको, ठीक है दोस्त, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना था, ब्रिटिश वर फोर्स्ड टू क्विट इन 1947। क्या बात है भाई। अब हम बात करने वाले हैं भारत के आज़ादी के लिए। आपको पता है यार कि भारत की आज़ादी की बात करें हम तो मास मूवमेंट्स अगेंस्ट द ब्रिटिश, बहुत तगड़े मूवमेंट्स स्टार्ट हो गए थे यहाँ पे, हैं 1947 के। हम इंडियंस की बात कर रहे हैं हम, और इंडिया की आज़ादी के बारे में हम पहले से जानते हो यार कि यहाँ गांधी जी के स्ट्रगल हो या इससे पहले भगत सिंह की वो क्रांति हो या सुभाष चंद्र बोस की हो, या वह खून दो आज़ादी दे, हैं आज़ादी फौज, ये सब जो है ना यार, ये इनका बहुत बड़ा भारत के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा है, जिसने ब्रिटिश रूल को पूरा कमज़ोर कर डाला। और इस तरीके से क्या मास मूवमेंट चलना स्टार्ट हो गया भारत के अंदर। लेकिन अंडर द लीडरशिप ऑफ कांग्रेस ये पूरा शासन जो चला भारत के अंदर, और इस तरीके से जितने भी नेता भारत में लीडरशिप रहे वो सब कांग्रेस के ही मेंबर रहे, और उनके ही लीडरशिप के अंदर भारत का पार्टीशन भी हुआ। भारत के अंदर बात करूँ दोस्त, इतना ज़्यादा मतलब कि स्टार्टिंग में खून खराबा तो नहीं हुआ है ना, लेकिन एक खून खराबा देखा गया सिर्फ पार्टीशन के दौरान। आप सब इसको जानते हो, और एशिया के अंदर इसको सबसे बड़ा नरसंहार के नाम से जाना गया, ठीक है। तो ये रही भारत की कहानी। अब दोस्तों बात करते हैं हम कॉलोनियल नेशनलिज्म, फ्रीडम स्ट्रगल्स एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन की हम बात करेंगे। इट मीन्स कॉलोनियल नेशनलिज्म, जितने भी देश हैं जो गुलाम हैं उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना कैसी जगी, कैसे राष्ट्रवाद की भावना आई, देश से प्रेम, नेशनलिज्म की भावना कैसे आई। एंड बात करेंगे फ्रीडम स्ट्रगल कैसे कैसे हुए, जितने भी स्ट्रगल्स हुए उनकी बात करेंगे, और साथ ही बात करेंगे इंटरनेशनल कोऑपरेशंस की। इट मीन्स अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कैसे मिले, एक दूसरे का साथ कैसा मिला, इन्होंने क्या ऐसा किया, कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाया, क्या किया। अब हम एक एक करके इसकी बात करते हैं। चलिए एक समझते हैं पहले यहाँ। जब दोस्त 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, आपका 2 सितंबर का समय था उस दिन, तो कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। कोल्ड वॉर जैसे स्टार्ट होता है तो मेन आपको पता है कोल्ड वॉर का मतलब, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिका और यूएसएसआर दोनों साथ थे, हैं एक्सिस पावर को हराने के लिए। और जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो उसके बाद इन दोनों ही देशों के पास इतनी ज़्यादा रिसोर्सेज थे, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज हो गए या वेपन्स की बात या इकोनॉमिक कंडीशन की बात होगी, ये दोनों ही कंट्री आपस में पूरी दुनिया के अंदर पावरफुल बनकर उभरे। अब इनको ये लगा कि नहीं, हमारी जो आइडियोलॉजी है वो पूरी दुनिया में फैल जाए। सोशलिज्म यूएसएसआर चाहता था, और कैपिटलिज्म अमेरिका चाहता था पूरी दुनिया में फैल जाए। और इस तरीके से ये आइडियोलॉजी की ये जो वॉर है ये कोल्ड वॉर में चेंज हो गई। इसको कोल्ड इसलिए कहा गया क्योंकि डायरेक्ट तो युद्ध वॉर नहीं था, ताकि जाके बंदूक से मार दो, गोले बारूद मार दो, ये डायरेक्ट ऐसा वॉर तो नहीं था। लेकिन अपने कंस्पायर के द्वारा हम अपने आइडियोलॉजी को पूरी दुनिया में स्प्रेड करना चाहते हैं, इसी को दोस्त कोल्ड वॉर के नाम से जाना गया। अब इस कोल्ड वॉर के दौरान पूरी दुनिया में 2 ही पावर्स बची, वो सोवियत पावर,
सोवियत यूनियन और एक अमेरिकन पावर, यानी कि अमेरिकन, इनका पूरी दुनिया पे प्रभाव पड़ा। और अमेरिकन ग्रुप ने क्या किया, पूरा जो यूरोपियन पार्ट है उसके साउथ का पार्ट और उसका कौन सा पार्ट, वेस्ट का पार्ट, ये सभी जो कंट्री हैं ये अमेरिका के खेमे में चले गए, अमेरिकन ग्रुप्स में चले गए। और जो यूरोप का ईस्ट और जो नॉर्थ का पार्ट है ये चले गए किसके, यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ के ग्रुप के अंदर चले गए। और इस तरीके से पूरा यूरोप का डिवाइड हो गया और पूरी दुनिया के अंदर दो महाशक्ति बन के निकले, एक था यूएसएसआर और एक था यूएसए। ये आपको ध्यान रखना है। और इन कंट्रियों से ही जो भी देश आज़ाद हो रहे थे 1940s में, यानी कि इनके बाद ऑनवर्ड्स स्टार्ट होने, यानी कि आज़ाद होने स्टार्ट हुए, अब उनको ये लगा कि अब भाई ये दोनों महाशक्ति है, सोवियत यूनियन या अमेरिका हो गया ये, तो क्यों ना हमें इनसे हेल्प लेनी चाहिए। और दोस्त इन्होंने कहीं ना कहीं हेल्प करी। मैंने क्या बताया आप सभी को, ये हेल्प करने का पीछे एक रीज़न भी था। जहाँ जहाँ ये हेल्प करते वहाँ पे चाहते कि कम्युनिज्म आ जाए। कौन चाहता, यूएसएसआर चाहता। और जहाँ अमेरिका हेल्प करेगा वहाँ पे साफ सीधी बात है, वहाँ पे कैपिटलिज्म आ जाएगा। जैसे कि यूरोप का मैंने बताया एग्जांपल आपको, यूरोप का जो कौन सा पार्ट, अब मान लो आपको दोस्तों ये पूरा मैप है यूरोप का, है ना। अब ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये इसमें कौन सा पार्ट आ गया, एक दोस्तों साउथ का पार्ट आ गया और एक पार्ट आ गया आपका पूरा वेस्ट का। ये पूरा जो पार्ट रहा ये रहा अमेरिकन खेमे में, यानी इसने कैपिटलिज्म को फॉलो किया। इन सभी की हेल्प करी अमेरिका ने, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। आपने मार्शल योजना के बारे में सुना होगा, मार्शल प्लानिंग के बारे में, ट्रूमैन प्रिंसिपल के बारे में सुना होगा आपने। ट्रूमैन अमेरिका के राष्ट्रपति, मार्शल अमेरिका के विदेश मंत्री हुआ करते थे। इन्होंने कई दोस्तों बिलियन डॉलर्स के द्वारा वेस्टर्न जो यूरोपियन कंट्रीज है उनकी हेल्प करी। क्यों, ताकि ये सोशलिज्म की इफेक्ट में ना आ जाए, है ना, और यहाँ पे सोशलिज्म ना आ जाए, इसलिए इनकी हेल्प करी। और इन कंट्रीज़ के अंदर जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, पुर्तगाल, है ना, ये सभी कंट्री हो गए। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कंट्री है जो वेस्टर्न पार्ट के अंदर आते हैं, इनकी हेल्प करी अमेरिका ने, ताकि यहाँ पे कैपिटलिज्म रहे, है ना, पूंजीवाद रहे, कैपिटलिज्म रहे। और तो ये वाला जो पार्ट है जिसके अंदर एक पार्ट आता है आपका नॉर्थ का, एक पार्ट आता है आपका ईस्ट का, तो नॉर्थ और ईस्ट में ये पार्ट रहा यूएसएसआर का, ताकि दुनिया के अंदर ये जो पार्ट रहे इसके ऊपर सोवियत संघ का अधिकार रहे और यहाँ पे सोशलिज्म आ पाए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सुपर पावर्स के द्वारा भी कोऑपरेशन यानी कि सहयोग मिला। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसे खत्म हुआ 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ बना दिया गया, ताकि दुनिया को हेल्प मिले इनसे भी। और आपको पता है कि यूएनओ का मतलब ही था पीसनेस की इस्टेब्लिशमेंट करना। नेक्स्ट है आपका OAU, ऑर्गेनाइजेशन फॉर अफ्रीकन यूनिटी, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। कब, 1963 के अंदर। ये ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली इसलिए बनाया गया था ताकि जो अफ्रीकन कंट्री जो गुलाम है उनको आज़ादी दिलवा सके। ठीक है। नेक्स्ट है नॉन अलाइंस्ड मूवमेंट, इट मीन्स नाम, गुट निरपेक्ष आंदोलन। बनाने वाले दोस्त जो भी कंट्री रहे, जैसे कि भारत रहा है, घाना रहा, एंड इंडोनेशिया रहा, एंड यूगोस्लाविया रहा, और पांचवा कंट्री बताओ मिस्र रहा। इन पांचों ने दोस्तों मिलकर बनाया किसको, नाम को। 1955 में इसकी पहली मीटिंग हुई। इसको बनाने से पहले इसको नाम तो भाई 1961 में बना था, बेलग्रेड के अंदर, यूगोस्लाविया की कैपिटल है वो। लेकिन इससे पहले दोस्त 1955 के अंदर ये मीटिंग हुई, 29 कंट्रीज इसके शामिल हुए इसके अंदर। और इनका काम था ये था कि जो भी नाम के अंदर शामिल होगा हैं वो आपस में एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे, इकोनॉमिक मामले में या पॉलिटिकल हो गया, इन सब के अंदर वो हेल्प करेंगे। क्यों, क्योंकि नाम का मतलब ही था यानी नॉन अलाइंस्ड मूवमेंट्स, यानी कि ये किसी और भी ग्रुप में शामिल नहीं होंगे, ना ही अमेरिकन या ना ही सोवियत संघ। ये दोनों ही ग्रुप से अलग रहते हुए उनसे इकोनॉमिक हेल्प लेंगे और अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे। ठीक है, तो नॉन अलाइंस मूवमेंट जो कंट्री थे इन्होंने भी अपने इकोनॉमिक हेल्प के अंदर बहुत ज़्यादा इसने भूमिका निभाई। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। 1961 में इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी ऑफिशियल रूप से। 1955 के अंदर दोस्त इसकी नींव रखी गई थी बांडुंग के अंदर, बांडुंग इंडोनेशिया में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपको बताना है थर्ड वर्ल्ड स्टेट्स। अब ये थर्ड वर्ल्ड स्टेट जो है उसी को कहा जाता है जिसको नॉन अलाइंस्ड मूवमेंट्स के अंदर जो भी कंट्री शामिल है। पूरी दुनिया के अंदर 3 स्टेट के अंदर यानी 3 वर्ल्ड के अंदर पूरी दुनिया बट गई थी। फर्स्ट वर्ल्ड के अंदर आता है अमेरिका और उसके सभी ग्रुप्स के जो भी कंट्रीज उसके अंदर आते हैं। सेकंड वर्ल्ड के अंदर आता है यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ, जो भी उसके साथी कंट्रीज हैं जहाँ पे सोशलिज्म है। एंड थर्ड वर्ल्ड के अंदर आते हैं कौन, नॉन अलाइंस्ड मूवमेंट्स वाले सारे कंट्री हैं। उस समय 29 कंट्रीज थे, लेकिन दोस्तों अब तो 120 कंट्री के आसपास हो चुके हैं। ठीक है, इसको थर्ड वर्ल्ड कहते हैं। ठीक है, चलिए तो जिसने भी थर्ड वर्ल्ड से कंट्री आपस में सब डेवलपिंग कंट्रीज हैं, अब इनका विकास तक नहीं हुआ अच्छे तरीके से, सबके सब गरीब है, भूखमरी, गृह युद्ध, बीमारी, ये सबसे वो ग्रसित हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा ऐसा है। तो उनकी हेल्प के लिए दोस्त बहुत ज़्यादा इनसे हेल्प मिली, कोऑपरेशन
बहुत अच्छा रहा इनका, एंड सुपर पावर से भी बहुत ज़्यादा इनको हेल्प मिली। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है। चलिए एक एक दोस्तों बात करते हैं कि स्लाविया की कैपिटल 1961 के अंदर बेलग्रेड में इसका सम्मेलन हुआ था, किसका है, नॉन अलाइंस मूवमेंट का सबसे पहला, जहाँ पे मेन जो कंट्री है, जिसमें ये ब्लू कंट्री में दिख रहे होंगे, ब्लू वाले जो पार्ट हैं, ये सब के सब नॉन अलाइंस मूवमेंट की कंट्री है, यानी कि गुट एंड पीस आंदोलन की कंट्री है। तो सूडान हो गया, सऊदी अरब हो गया, है ना, येमेन हो गया, सोमालिया हो गया, श्रीलंका हो गया, इंडिया हो गया, नेपाल हो गया, म्यांमार हो गया, कंबोडिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, सीरिया हो गया, इराक हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ये सब के सब, माली हो गया, है ना, जिनिया हो गया, घाना हो गया, कोंगो हो गया, इथोपिया हो गया, क्यूबा हो गया, ये सब के सब जो कंट्री हैं, अपना नाम बता रहा हूँ दोस्त, ये सब के सब नॉन अलाइंस्ड मूवमेंट, इट मीन्स गुट निरपेक्ष आंदोलन के देश है, जो किसी भी गुट में शामिल नहीं हुए थे। ठीक है दोस्त, चलिए अभी की अगर बात करते हैं हम, मैनी ऑफ द न्यू स्टेट्स ऑफ अफ्रीका फेल क्विकली इनटू डिक्टेटरशिप फ्लोइंग इंडिपेंडेंस। क्या बात है भाई, दुनिया के अंदर ये सब साफ देखा जाता है। जैसे कि अभी आपको पता है किस तरीके से अभी म्यांमार के अंदर 1962 से सैनिक तानाशाही चली आ रही थी, है, मिलिट्री रूल चला रहा था, जो कि 2011 में खत्म हुआ था, और फिर से 2020 में आंग सान सूची को हटाकर वहाँ के जो जनरल हैं उन्होंने अपनी सत्ता अपने हाथ में ले ली है। यानी कि ये जो है ना, ये मिलिट्री रूल, इसका इतिहास बड़ा गहरा है, आज़ादी मिलने से पहले और आज़ादी मिलने के बाद भी। चलिए एक चर्चा करते हैं और इसकी हम बात करते हैं कहाँ कहाँ पे ये समय पे आया है। तो दोस्त ऐसे बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं जिनको आज़ादी मिलने के बाद जस्ट वहाँ पे सेना मिलिट्री रूल आ गया है। तो कहाँ कहाँ पे आया, इसकी पहले बात करते हैं। सबसे पहला हमारा है जायरी। ये जायरी जो है, ये बेल्जियम में गुलाम हुआ करता था। जैसे बेल्जियम से गुलामी से ये हटा, तो दोस्त यहाँ के जो शासक थे वो कौन थे, मोप्टो सेसे सेको, ये प्रेसिडेंट हुआ करते थे। ठीक है, लेकिन दोस्त यही जाके वहाँ पे क्या हुआ, मिलिट्री रूल आ गया, मिलिट्री, यहाँ पे वो डिक्टेटर आ गया। नेक्स्ट दोस्त आपका युगांडा है, ये ब्रिटिश का गुलाम हुआ करता था, ब्रिटेन का गुलाम हुआ करता था, कौन, युगांडा। यहाँ पे जो शासन चलता था किसका, ईदी अमीन दादा, इनके शासन यहाँ पे चला करता था, ईदी अमीन दादा की शासन। और दोस्त बड़े डिक्टेटर साबित हुआ है, इंसानों को जिंदा काट के खा जाने का काम क्या करते थे भाई। आपको पता है युगांडा की और ऐसी सच्चाई भाई, अभी बात है यार, लगभग 15 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं। वहाँ पे एक ऐसे शासक हुए जो मतलब कि बस कुछ भी चाहिए उनको, बांस चाहिए, यानी हम डिनोट करते हैं हफ्सी कहकर ऐसे ही, बाप रे बाप बहुत ज़्यादा यार, अफ्रीकन से लोग इसलिए मतलब कि क्या बता यार, इंसानों तक को मार के काट के खा जाया करते थे ऐसे यहाँ पे वो यार। तो ऐसे यहाँ पे भी तानाशाही आ गई थी युगांडा के अंदर भी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। इसके बाद दोस्तों बात आती है ब्लैक अफ्रीका की। ब्लैक अफ्रीका का पूरा अफ्रीका का पार्ट जहाँ पे ब्लैक्स पीपल रहते हैं, काले लोग रहते हैं, और उन सब के ऊपर दोस्तों यूरोपियंस का अधिकार हुआ करता था, यूरोपियंस का गुलाम हुआ करते थे वो। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये देखा गया डिक्टेटर रूल, और उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा, किसके लिए, लिबरेशंस के लिए, यानी कि स्वतंत्रता के लिए। नेक्स्ट दोस्तों नेशनल इंडिपेंडेंस एंड डेवलपमेंट की बात आई, किसके, ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एरा 1945 से लेकर 1991 तक। इन देशों को दोस्तों बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा, और अभी भी पता है आपको ये बहुत ज़्यादा गरीबी है यार, अफ्रीकन कंट्री जो है, जिसमें आपका सूडान देख लो, अभी जो नया बना है साउथ सूडान जो पार्ट हो गया आपका, है ना, साउथ अफ्रीका अब बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है आगे चल के, है ना, ये आपको ध्यान रखना। जब से ब्रिक्स का पार्ट बना तो आपको पता है कि बहुत तेज़ी से इकोनॉमी भी आगे बढ़ रही है, पूरा अफ्रीका का जो पार्ट हो गया वो। तो सेकेंड वर्ल्ड वार जैसे खत्म हुआ तो कोल्ड वार के दौरान दोस्त इनमें यानी कि आज़ादी को लेकर संघर्ष होने स्टार्ट हो गए। पूरी अफ्रीकन जहाँ भी डिक्टेटर था वहाँ पे सब जगह इंडिपेंडेंस वॉर स्टार्ट हो गई। कब है, ड्यूरिंग द कोल्ड वार पीरियड 1945 से लेकर 1991 तक। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। जैसे 1994 में जाके साउथ अफ्रीका को अच्छे से इंडिपेंडेंट बनाएगा, और इस तरीके से वहाँ पे उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ नेल्सन मंडेला की लीडरशिप के अंदर। चलिए दोस्तों बात करते हैं इंडोनेशिया की, है ना, अभी क्या करके हम पॉइंट्स वाइज हम समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इंडोनेशिया की दोस्त, ये सुकुर्नो है, डॉक्टर सुकुर्नो। जब नॉन अलाइंस मूवमेंट बन रहा था तो उनके संस्थापक मेंबरों में से एक मेंबर थे डॉक्टर सुकुर्नो। ये फर्स्ट प्रेसिडेंट भी इंडोनेशिया के, है ना, 1945 से लेकर 1967 तक रहे भी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। डॉक्टर सुकुर्नो द फ्रीडम फाइटर रहे, ये कहाँ के, इंडोनेशिया के। इंडोनेशिया दोस्तों पूरी दुनिया के अंदर लार्जेस्ट ऐसा कंट्री है जहाँ पे सबसे ज़्यादा मुसलमान लोग रहते हैं। सेकंड नंबर पे भारत अपना आता है, तीसरे पे पाकिस्तान आता है। ठीक है, चलिए तो इन्होंने 5 प्रिंसिपल दिए, एक एक करके बात कर रहे हैं कि ऐसे कौन कौन से अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं जिन्होंने किसके लिए, जहाँ पे मिलिट्री रूल भी आया, साथ ही साथ उन्होंने इंडिपेंडेंस के लिए वॉर भी किया। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया में दोस्तों जो डॉक्टर सुकुर्नो है, ये देखो पता है ये नाम के मेंबर हैं, ये यानी कि नॉन अलाइंस मूवमेंट के हैं। साफ सीधी बात, ये डेमोक्रेसी की बात करेंगे तो सबसे पहले तो जैसे ही अपने देश में इन्होंने बात करी किसकी, 5 प्रिंसिपल्स ऑफ नेशनल लिबरेशंस की। इन्होंने बात करी 5 सिद्धांत की, अगर आज़ादी चाहिए तो।
किसकी? सबसे पहले बिलीफ इन गॉड, इन्हें बात किया किसकी है? भगवान में विश्वास करो, भगवान में आस्था रखो, ईश्वर में आस्था रखो। सेकंड बात दोस्तों ने करी है ह्यूमैनिटेरियंस की, यानी कि मानवतावाद की। थर्ड दोस्तों ने बात करी नेशनल लिबरेशन की, है राष्ट्रीय स्वाधीनता की। चौथी दोस्तों ने बात करी डेमोक्रेसी की, कि देश में डेमोक्रेसी होनी चाहिए। एंड पांचवी इन्होंने बात करी सोशल जस्टिस की, सामाजिक न्याय की, कि सभी के साथ न्याय होना चाहिए। नेक्स्ट उन्होंने बताया कि 1950 के डिकेड में चाइना के कम्युनिस्ट से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड हो गई और चाहते थे कि इंडोनेशिया में कम्युनिज्म आ जाए। 1959 में दोस्त इन्होंने क्या कर दिया? सुकर्णो की बात बता रहा हूँ मैं, डिक्टेटरशिप लेकर वहाँ पे आ गए हैं इंडोनेशिया के अंदर, जबकि नाम के मेंबर हुआ करते थे। लेकिन इसी के बाद 1965 के अंदर ही डॉक्टर सुकर्णो को हटा दिया। किसने? वहाँ की मिलिट्री ने वहाँ पे हटा दिया, जो कि इनके इंटरनल एनिमीज माने जाते थे, इनके अपने खुद के दुश्मन माने जाते थे आर्मीज जो वहाँ की है। और डॉक्टर सुकर्णो को वहाँ से हटा दिया पोस्ट से, और पूरा मिलिट्री रूल यहाँ पे स्टार्ट हो गया। और इसके बाद खूनी संघर्ष स्टार्ट हुए। क्यों? क्योंकि किलिंग हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स, क्योंकि वहाँ पे यार सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिए गए। देख सकते हैं, मैं पिक्चर दिखा रहा हूँ, ये देखिए भाई, मिलिट्री रूल का शासन ये होता है, ये सुकर्णो की है। दुनिया तमाम अफ्रीकन कंट्रीज ले लो, बहुत जगह ऐसे देखा गया है, मौत के घाटे उतार दिए गए। जो भी अगेंस्ट में बोलता, मौत के घाट उतार दिया जाता। ठीक है, तो दोस्त ऐसा ही रूल इंडोनेशिया का रहा कुछ, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम, डीकोलोनाइजेशन एंड ग्लोबल पॉलिटिक्स की बात करते हैं। बी उपनिवेशीकरण, यानी कि बी उपनिवेशवाद की बात करेंगे हम, और बात करेंगे पूरी विश्व राजनीति में क्या क्या चल रहा था। चलिए पहले बात करते हैं हम किसकी? कोलोनाइजेशन एंड ग्लोबल पॉलिटिक्स की बात करेंगे। ये बी उपनिवेशीकरण या बी उपनिवेशवाद, और बात करेंगे विश्व राजनीति में क्या क्या चला। सबसे पहले पॉइंट समझते हैं हम। बहुत सारे लोग, चाहे मैन हो या वुमेन्स हो, उन्होंने क्या किया? जिसने भी कोलोनिज्म का, यानी कि जिसने भी उपनिवेशवाद का, जिस कंट्री ने गुलाम बना रखा है, उसका अपोज करना स्टार्ट किया। ऐसे कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता और उनको पनिशमेंट्स दी जाती है, उनको बहुत ज़्यादा सजा, उत्पीड़न उनका किया जाता, उनको ऑप्रेस किया जाता। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, टूनिसिया की बात करूँगा मैं, ये नॉर्थ अफ्रीका का पार्ट है। ये देखिए आप पिक्चर में देखो ना कैसी हालत बना रखी है। पिक्चर एक फेमस वहाँ के रहे हैं अफ्रीका के, तो दोस्तों उन्होंने पिक्चर के माध्यम से उन्होंने बताया है किस तरीके से वहाँ पे महिलाओं की हालत क्या थी। आई होप आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए अफ्रीका की पूरी हालत पिक्चर्स के द्वारा। ये देखिए भाई, पुरुषों के साथ तो ठीक किया, लेकिन महिलाओं के साथ भी अत्याचार करने के बाद मतलब कि बहुत ज़्यादा, बिल्कुल मतलब दिमाग सनक जाता है यार। अब कहाँ पे भी नहीं है यार। जब अब इंडिया की बात, क्या अंग्रेजों ने भारतीय महिलाओं पे काम नहीं किया? ऐसा है, अत्याचार नहीं किया है? ईस्ट के अंदर महिलाओं के साथ कितने ज़्यादा बलात्कार, रेप की घटनाएं हुई, कई इतिहास के पन्ने में छुपा दिया हुआ है, उसको नहीं पता है, क्यों नहीं जाता यार। तो महिलाओं के ऊपर दोस्तों इस तरीके से अत्याचार करना, ये कहाँ की यार मतलब कि इंसानियत है, यही समझ में नहीं आता यार। लेकिन दोस्तों इसमें सबसे पहले टूनिसिया का नाम आता है। टूनिसिया नॉर्थ अफ्रीका का पार्ट है। टूनिसिया हो गया, मोरक्को हो गया, अल्जीरिया हो गया, इसके आसपास से कुछ कंट्री है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, घाना की बात करते हैं। इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के लिए टूनिसिया में भी ऐसे ही हालत की गई, महिलाओं के साथ या पुरुषों के साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार किया गया है। यहाँ पे फ्रांस का शासन चला करता था। घाना की बात करें हम तो दोस्तों, घाना इंडिपेंडेंस स्ट्रगल ब्रिटिश से, यानी कि वेस्ट अफ्रीका का पार्ट है, दोस्तों ब्रिटिश से इन्होंने आज़ादी के लिए संघर्ष किया। तो यहाँ पे भी सेम यही ऐसा तरीका था, महिलाओं के साथ, बच्चों से, बूढ़ों के साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार किया जाता, बहुत ज़्यादा अत्याचार किया गया। एंड दोस्तों आपको पता है कि किस तरीके से, कहाँ पे है, बामे नकुरमा घाना के अंदर इन्होंने, ये भी दोस्त नाम के हमारे जो संस्थापक मेंबरों में से एक मेंबर घाना के भी थे, हैं कौन? बामे नकुरमा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों फाइट फॉर वियतनाम इंडिपेंडेंस, हो ची मिन। अभी देखा हमने वियतनाम की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, और अभी हमें देखा भाई उनकी मतलब कैसे उनकी एक शक्ति भी रही, लेकिन जो सोशल जो उन पर इम्पैक्ट पड़ा वो ज़्यादा काफ़ी भयंकर इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि सोसाइटी के अंदर सभी क्लासेस के लोगों पे ये मतलब कि अत्याचार सहना पड़ा उन सभी को, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये सब कंट्री है जहाँ पे इन सभी कंट्री के अंदर महिलाओं के साथ, पुरुषों के साथ या बच्चों से बूढ़ों तक बहुत ज़्यादा उनको पनिशमेंट दी जाती थी, जो भी आज़ादी की डिमांड करता। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास क्या है, डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस रैपिडली आफ्टर 1945। ये जो डीकोलोनाइजेशन का प्रोसेस है, ये 1945 के बाद बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा। इसका मतलब ये हुआ कि 1945 में जैसे सेकंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होता है, तो जो महाशक्ति है दोस्त वो कमज़ोर होने लग जाती है, बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी। तो अब सभी देशों को मौका मिला। तो 1945 के बाद ही
दुनिया के तमाम कंट्री ने तेज़ी से आज़ादी की डिमांड करनी स्टार्ट करी। 1947 में भारत आज़ाद हुआ, 1948 में श्रीलंका और बर्मा आज़ाद हो गए, एक एक करके सभी कंट्री आज़ाद होने स्टार्ट हो गए। ये आपको ध्यान है, ठीक है। चलिए और एक बात हम यहाँ पे और करते हैं, सिग्नल की बात करते हैं। तो इस तरीके से 1945 के बाद ही एक एक करके सभी कंट्रीज़, यानी कि जब हम बात करें अफ्रीका की भी, तो बहुत सारे कंट्रीज़ आज़ाद होने स्टार्ट हो गए। चलिए जैसे कि दोस्तों नाम बताता मैं, सेनेगल यहाँ पे हो गया, माली हो गया, आइवरी कोस्ट हो गया, है ना, जीनिया हो गया दोस्त आपका। ये सभी जो कंट्री थे आगे क्या हुए 1958 तक इनको भी आज़ादी मिल गई। इनको दोस्तों मैप में आप देख सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो लीबिया हो गया, अल्जीरिया हो गया, है ना, यहाँ के दोस्तों केन्या हो गया एंड आइवरी कोस्ट हो गया, जीनिया हो गया, ये सभी को दोस्तों चैद हो गया। ये सभी कंट्री क्या हो रहा है, एक एक करके आज़ादी इनको मिलनी स्टार्ट हो गई थी, है ना। तो एक कंट्री यानी कि डीकोलोनाइजेशन की जो प्रोसेस है वो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक करके 1958 तक इनको आज़ादी यहाँ से मिलनी स्टार्ट होगी। दोस्त यहाँ पे मैंने आपको नाम भी बता दिया है, आई होप आप समझ गए यहाँ पे कहने का चाहता हूँ। नेक्स्ट दोस्तों ब्रिटिश इन वेस्ट अफ्रीका, ठीक है दोस्त। ये जो पार्ट रहा पूरा आपका, ये रहा किसकी, वेस्ट अफ्रीका की पार्ट। ये सभी जो पार्ट यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ, चाहे माली हो गया, आइवरी कोस्ट हो गया, जीनिया हो गया, ये सभी जो पार्ट दिखाया मैंने आपको, यहाँ पे फ्रांस का अधिकार हुआ करता था। तो एक एक करके यहीं पे कंट्री फ्रांस से आज़ाद होने लग गए। 1958 तक ऑलमोस्ट कंट्री फ्रांस से आज़ाद हो गए। लेकिन जब हम बात करते हैं ये सब जो कंट्री बता रहा हूँ आपको मैं, किनकी, जाम्बिया हो गया, नाइजीरिया हो गया, है ना, एंड 1957 से लेकर 1961 तक इन सभी कंट्री को स्ट्रगल करना पड़ा और इनको भी आज़ादी मिल गई। यानी कि डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस के अंदर अफ्रीकन के जो वेस्ट के पार्ट है उन्होंने फ्रांस से और ब्रिटिश से आज़ादी पाली, ठीक है। तो दोस्तों सीरियल लियोन हो गया आपका, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब बात करते हैं इंडियंस ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट जो भारत में चल रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन। तो हम इसकी बात करेंगे, किसकी, एजिटेशन इन 1942 में, ठीक है। हम बात करते हैं कब, इंडियंस ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी कि दोस्त जब ये मूवमेंट चल रहा था भारत छोड़ो आंदोलन 1942 की बात है, ये अगस्त का महीना था, ठीक है। तो उस समय भारत की कंडीशन क्या रही भारत छोड़ो आंदोलन के समय, यानी कि इंडियंस ड्यूरिंग क्विट मूवमेंट। चल एक चीज़ ध्यान रखना दोस्तों, अभी तक हमने ऊपर के जो पार्ट्स देखे, कहीं ना कहीं इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा और कहीं ना खूनी कत्ले भी हुए यहाँ पे, हैं, इस दौरान बहुत ज़्यादा वायलेंस हुआ यहाँ पे। अगर दोस्त मैं भारत की ही बात करूँ तो भारत छोड़ो आंदोलन के बाद कई सारे नेताओं को, लोगों को जेल में ठूस दिया अंग्रेजों ने, है ना। लेकिन इस समय बहुत ज़्यादा खूने कत्ले नहीं हुई थी भारत के अंदर। लेकिन दोस्त भारत में कत्ल और खूने जब देखा गया, जब भारत का पार्टीशन हुआ इंडिया और पाकिस्तान के रूप में, तब दोस्त हम कह सकते हैं कि भारत के अंदर भी बहुत ज़्यादा देखा गया। देखो ये इंडियन जब चल रहा था भारत छोड़ो आंदोलन, वहाँ पे जब बिल्कुल शांतिपूर्वक भारत का आंदोलन हुआ। हाँ ये बात ठीक था कि दोस्त अंग्रेजों ने इसको कुचल डाला और इसको फेल कर डाला इस आंदोलन को, वरना 1942 में दोस्त हमें आज़ादी मिल जाती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन जब भारत को आज़ादी मिली ही उसी समय भारत के आज़ादी पे ग्रहण लग गया, किसका, विभाजन का, पार्टीशन का। और इस तरह के दोस्त इस समय जाके वॉयलेंस हुए तगड़े, खून खराबा होना स्टार्ट हो गया था। ये सब दोस्तों ये गदर मूवी का ही पिक्चर है भाई, ये सब हमने देख ही रखा है ना। चलिए भाई, एंड अब बात करते हैं नॉर्थ अफ्रीका की। हम दोस्तों हमने वेस्ट अफ्रीका की बात करी, फिर हमने इंडियंस की बात करी, अब हम बात करते हैं नॉर्थ अफ्रीका की। चलिए ठीक है, ये देखिए, ये दोस्त पूरा जो पार्ट है ये नॉर्थ अफ्रीका का पार्ट है। स्पेशली दोस्त जो इसके अंदर जो मेन हमारे पार्ट रहने वाले हैं वो रहने वाला है कौन सा, अल्जीरिया। सबसे बड़ा है दोस्तों नॉर्थ अफ्रीका का सबसे बड़ा कंट्री है कौन सा है, अल्जीरिया जो है। एंड एक और यहाँ पे टूनिसिया, ये देखिए बगल में है, ये देखिए अल्जीरिया के दोस्तों जस्ट बगल में है टूनिसिया। इसके बगल में एक और कंट्री वो है मोरक्को। ये जो तीन कंट्री हैं, मोरक्को हो गया, अल्जीरिया हो गया एंड टूनिसिया हो गया, इन तीनों के ऊपर फ्रांस का शासन हुआ करता था। ये तीनों के तीनों फ्रांस के गुलाम हुआ करते थे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन दोस्त ये मोरक्को को भी आज़ादी मिल गई, टूनिसिया को भी कहीं ना कहीं आज़ादी पूरी मिली गई, और ये दोनों क्या हो गए, आज़ाद हो गए, मोरक्को भी टूनिसिया पे भी। लेकिन कुछ अधिकार यहाँ पे अभी फ्रांस का बचा हुआ था, लेकिन ये कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट उनको मिल गया स्ट्रगल करने के बाद भी। लेकिन दोस्त अभी भी अल्जीरिया को लगभग 8 सालों तक संघर्ष करना पड़ा। ये दोस्त पूरा अल्जीरिया का पार्ट है। अगर आपने अल्जीरिया का हिस्ट्री पढ़ा हो दोस्त, अभी शायद आप सेकंड ईयर में पढ़ोगे, बाप रे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा इनको, बहुत ज़्यादा। और कई खूनी कत्ले यहाँ पे भी हुए, कई लोगों को मतलब कि दिन दिहाड़े मार देना, हत्याएं करना, कत्ल करना आम हो चुका था। बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा। स्ट्रगल तो इंडिपेंडेंस के लिए क्या होता है दोस्त, वो अल्जीरिया से कोई देख ले, अफ्रीकन को जब हिस्ट्री पढ़ाऊंगा मैं आपको तब वहाँ बताऊंगा अल्जीरिया के बारे में और डीपली, ठीक है। चलिए पहले अभी हम ये इधर यूपीएससी के पार्ट में भी एक बार थोड़ा सा
पूछ लिया जाता है कभी कभार, तो वहाँ पे हम जब एग्जांपल देते हैं तो वहाँ पे बेस्ट रहता है, ठीक है, अल्जीरिया। तो इस तरीके से टूनिसिया और मोरक्को के बाद 1962 में लगभग 8 साल के संघर्षों के बाद अल्जीरिया को भी आज़ादी मिल गई फ्रांस से, ठीक है। तो इस तरीके से नॉर्थ अफ्रीका के अंदर मोरक्को और टूनिसिया और अल्जीरिया के अंदर हुआ है डीकोलोनाइजेशन का प्रोसेस होना स्टार्ट, यानी कि ये भी आज़ाद हो गए। चलिए अब हम बात करते हैं कि 1948 में ही सैलोन यानी कि श्रीलंका, अब जिसको कहते हैं उसको पहले सैलोन के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट दोस्तों वर्मा, जिसको अब हम म्यांमार कहते हैं। अब यहाँ पे फिर से मिलिट्री रूल आ गया है, लेकिन दोस्तों ये भी आज़ाद हो गया, लेकिन इसकी अपनी एक अलग ही कहानी है। यहाँ पे समय समय पे डेमोक्रेसी का रूल है ना, डेमोक्रेसी फिर मिलिट्री रूल, डेमोक्रेसी फिर मिलिट्री रूल, जैसे फिर अभी देख लो यार 2021 चल रहा है, तो 2021 के अंदर डेमोक्रेसी को ख़त्म करके मिलिट्री रूल आना अपने आप में मतलब बहुत बड़ी बात है, डेमोक्रेसी शासन को ख़त्म कर देना है ना। अब म्यांमार में दोस्तों क्या हुआ, अभी इस समय करंटली बता रहा हूँ मैं, आंग सान सू की जो पार्टी है उसको 498 में से 396 सीटें मिल गई, और 396 सीटें पाकर ये वहाँ की भाई स्टेट काउंसिलर बन गई। जैसे भारत के अंदर प्रधानमंत्री होते हैं, वहाँ पे स्टेट काउंसिलर होते हैं, काम प्रधानमंत्री का ही है, वहाँ पे प्रधानमंत्री मेन है, वहाँ पे ये भी होता है। तो इस म्यांमार के अंदर वहाँ के जो मिलिट्री है चीफ, उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो आंग सान सू की है जिसने कुछ धांधली का इलेक्शन के अंदर हटा डाला और पूरे पावर अपने हाथ में ले लिया। तो 1962 से लेकर 2011 तक तो भाई वहाँ पर मिलिट्री रूल तो पहले से चल रहा है, डेमोक्रेसी मिलिट्री रूल वहाँ पे चल ही रहा है। आंग सान सू की दोस्तों 2012 में यानी 2012 के अंदर आई एक पार्लियामेंट के अंदर, फिर 2015 में इलेक्शन हुआ वहाँ पे फिर जीत गई वो, 2020 में फिर जीती तो उनको 21 में हटा दिया गया। तो म्यांमार की दोस्तों अपनी एक अलग ही कहानी रही है यार, वहाँ पे मिलिट्री रूल आया है गया, वो चाइना का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस यहाँ पे होता रहा है ना दोस्तों। इसकी मैंने एक वीडियो बनाई थी इसके ऊपर, म्यांमार के ऊपर, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में चाहे तो देख लेना आप। चलिए अब बात करते हैं अल्जीरिया गेन इंडिपेंडेंस 1962। दोस्त मैंने अभी आपको बताया कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अल्जीरिया को संघर्ष करना पड़ा। इस तरह के दोस्त सड़कों के ऊपर झंडे फहराना है, और यूरोपियंस के पता है जो भी यूरोपियंस हुआ करते थे अफ्रीकन कंट्री के अंदर, उनको क्लोन कहा जाता था। क्लोन मतलब क्या होता है, ऐसे गोरे लोग, ऐसे यूरोपियंस जो अफ्रीका में आके रह रहे हैं, तो सभी जो राइट्स हुआ करते थे वो क्लोनों को हुआ करता था, है ना। और जो अफ्रीकन्स जो अपने ही कंट्री में रह रहे हैं उनको कोई राइट्स नहीं, ना कोई लीगल राइट्स, ना कोई फंडामेंटल राइट्स, कुछ भी नहीं है, ना एजुकेशन राइट्स, वो सब चीज़ से उनको वंचित रखा गया था। इसलिए दोस्त इन सभी लोगों ने मिलकर क्लोनों को मारना स्टार्ट कर दिया, क्या करके क्लोनों को भगाया गया। और ऐसा कुछ क्लोन को भागकर तो चले गए भाई वहाँ पे, कहाँ पे, यूरोपियन चले गए, अपनी कंट्री में चले गए। लेकिन भाई फिर भी कुछ अल्जीरियन ऐसे थे जो चाहते थे यूरोपियन कंट्रीज़ में जाना, इनको ऐसा कोई राइट ही नहीं दिया गया था, लेकिन आगे चल के इनको राइट्स मिला। ये भी चले गए यूरोपियंस कुछ कंट्री में, जैसे कि फ्रांस के अंदर दोस्त ऐसा कुछ है, मोमडन, जैसे लगभग 50 लाख की वहाँ पे आबादी है जो अफ्रीकन ही लोग थे। इस समय भी जो फ्रांस के अंदर जो मोमडन रह रहे हैं वो कहीं ना कहीं अल्जीरिया से ही गए या अफ्रीकन से ही वो वहाँ पे जाके बस चुके हैं फ्रांस के अंदर, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो 8 साल के दोस्तों तगड़े संघर्ष के बाद इसको इंडिपेंडेंस मिली, कब 1962 के अंदर। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो, ये देखो यहाँ पे फ्रांस नाम दिख रहा हो हल्का हल्का, ये देखो यहाँ के लोग कैसे फ्रांस मतलब कि इनको कैसे मतलब लिख के अपोज क्या करते थे वो। ये दोस्तों यहाँ पे ब्लर इमेज आई है, बट भी आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे ना। तो इस तरीके से वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्या हुआ, स्ट्रगल स्टार्ट होता है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ पे एंगोला एंड मोजाम्बिक की। इनको भी दोस्त काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा अपने दोस्त, इनको भी काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा अपनी आज़ादी के लिए। ये जो डीकोलोनाइजेशन का जो प्रोसेस है, ये अफ्रीका से लेकर एशिया में आया, फिर लैटिन अमेरिका में गया, एक एक करके सभी कंट्री आज़ाद होने लगे। दोस्त अब हम बात करते हैं एंगोला एंड मोजाम्बिक की। इन दोनों को दोस्त काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि ये पुर्तगीज़ के यानी कि ये पुर्तगाल के गुलाम हुआ करते थे। 1975 में इनको आज़ादी मिली इनसे, ठीक है। नेक्स्ट नाम आता है किसकी, है मलेशिया, जिसको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा, किसके अगेंस्ट में, जापानीज़ के, क्योंकि इसका अधिकार यहाँ पे इसका कब्जा हुआ करता था। और इस तरीके से मलेशिया को भी जाके कब आज़ादी मिली है, सेकंड वर्ल्ड वार के दोस्त दौरान इनको भी, मलेशिया को दोस्तों सेकंड वर्ल्ड वार के बाद इसको भी आज़ादी मिली, ठीक है। नेक्स्ट आता है मलेशिया, जिसको जापानीज़ के अगेंस्ट में जाके क्या है फ्रीडम के लिए स्ट्रगल करना पड़ा। लेकिन दोस्त सेकंड वर्ल्ड वार के बाद ही क्या हुआ है, ब्रिटिश ने गुलाम बना लिया मलेशिया को, फिर इसको मैं ब्रिटिश से आज़ाद करने के लिए या ब्रिटेन से आज़ाद होने के लिए इसको फिर मलेशिया को स्ट्रगल करना पड़ा। तो दोस्तों इस तरीके से डीकोलोनाइजेशन का प्रोसेस चल रहा है। एंड पॉलिटिक्स ऑफ द कोल्ड वॉर है 1945, वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर नाम आया सुपर पावर्स के रूप में, है जब दो ग्रुप्स बढ़ गए और दोनों ग्रुप्स ने क्या किया, प्रेशर डाल के देशों को आज़ाद करवाने की तो सोची, लेकिन उन देशों को जो आज़ाद हो रहे हैं उनको अपने ग्रुप्स में शामिल करने की सोची। ये आपको ध्यान रखना है। और जो भी कंट्री नए नए आज़ाद हो रहे हैं वो नहीं चाहते किसी ग्रुप में शामिल होना, क्योंकि एक तो पहले ही दोस्तों नए नए आज़ाद हुए हैं और फिर से किसी ग्रुप में शामिल हो जाते हैं तो सुपर पावर्स की बात उनको मानना पड़ेगा।
इट मीन्स वो फिर से गुलामी है, इसलिए वो किसी ग्रुप में शामिल नहीं होना चाहते थे, इसलिए उन्होंने नॉन अलाइंस मूवमेंट इट मीन्स नाम बनाया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आफ्टर द एक्सप्लेशंस ऑफ द जापानीज फ्रॉम कोरियन इन 1947, कोल्ड वॉर के दौरान पूरी दुनिया के ऊपर और ज़्यादा ही पॉलिटिक्स चलनी स्टार्ट हो गई थी। क्यों? क्योंकि अब बात करते हैं हम कब, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कोल्ड वॉर की। जब हुआ दोस्तों ये कि जब कोरिया को जापान से आज़ादी मिल गई तो जापान को 1945 के अंदर ही दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था, एक नॉर्थ में और एक साउथ में। अब कोरिया नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में डिवाइड हो गया, जो अभी तक है, जिन दोनों में आपस में संघर्ष होता रहता है। नॉर्थ कोरिया, किम जोंग नाम सुना है ना, बड़ा तानाशाही है, समझ गए। चलिए, तो हुआ ये कि नॉर्थ कोरिया के ऊपर सोशलिज्म यानी कि यूएसएस का अधिकार हुआ, वहाँ पे उसकी सरकार थी जो कि सोशलिज्म को फॉलो करती थी। वो यूएसएसआर सोवियत संघ के साथ मिला हुआ था। जो साउथ कोरिया है वो अमेरिका के साथ मिला हुआ था, जहाँ पे अमेरिका ने बिलियंस डॉलर्स डेवलपमेंट के लिए दिए न, किसको? साउथ कोरिया को, यानी कि विकास करने के लिए अपना सिर्फ असिस्टेंस यानी कि करी किसकी? साउथ कोरिया की, ताकि वो अपना डेवलपमेंट कर सके और वहाँ पे कैपिटलिज्म ही रहे। तो दोस्तों इस तरीके से जब 1950 से लेकर 1953 के बीच में कोरियन वॉर चला, तो इसके अंदर भी अब ये वॉर कोरियन वॉर नहीं रहा था, ये सुपर पावर्स के बीच वॉर हो चुका था। 1950 से लेकर 1953 के बीच में दोस्तों ये वॉर चला था और इस वॉर के अंदर जो साउथ कोरिया है दोस्त, इसकी जीत हो गई थी। क्यों? क्योंकि 1953 के बीच में कोरियन वॉर हुआ था और इस वॉर के अंदर ये हुआ कि अब ये वॉर कोरियन वॉर, ये जो कोरियंस हैं अब इनके बीच नहीं रही, क्योंकि सुपर पावर्स भी आ गए थे, वॉर आइडियोलॉजी की थी। तो सुबह यह था कि 1950 में नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया पर अटैक कर दिया था। अब नॉर्थ कोरिया का दोस्त तो सोवियत संघ है, तो नॉर्थ कोरिया सोवियत संघ एक साथ आ गए। साउथ कोरिया पे अकेला थोड़ी, इसका दोस्त तो अमेरिका है, जिसने दोस्तों बिलियन डॉलर्स तो हेल्प करी थी इसके विकास करने के लिए यहाँ पे। अब ये जो साउथ कोरिया है इसके तरफ से अमेरिका आ गया। तो जब अमेरिका और जो सोवियत संघ एक तरफ से आ गए, अमेरिका यानी कि यूएसए और जब यूएसएस आ गए, तो अब ये युद्ध कोरियन युद्ध नहीं रहा, कोरियन वॉर नहीं रहा, अब ये सुपर पावर्स के बीच में वॉर हो गया था। तो दोस्तों इस तरीके से 1950 से लेकर 1953 तक बहुत भयंकर वॉर चले यहाँ पे, है ना। लेकिन अंत में जाके 1953 में ये वॉर ख़त्म हुआ। नुकसान दोनों ही देशों को सहना पड़ा, चाहे नॉर्थ कोरिया की बात हो या साउथ कोरिया की बात हो। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। कोरिया बिटवीन 1953 से लेकर 1970 के बीच में यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हुआ, बहुत संघर्ष इनको करना पड़ा। और दोस्तों यहाँ पे आप ये पार्ट्स देख सकते हो, नॉर्थ कोरिया दोस्तों ये जो पार्ट है, ये पूरा जो नॉर्थ कोरिया दोस्त यहाँ पे यूएसएसआर और चाइना की जो आइडियोलॉजी है यहाँ पे फॉलो की जाती थी, यानी सोशलिज्म को। एंड दोस्तों जो ये साउथ कोरिया है जिसको ग्रीन में दिखाया गया है, ये जो पार्ट है इसका जो सियोल जिसकी कैपिटल है, यहाँ पे आइडियोलॉजी जो फॉलो की जाती थी वो अमेरिका की। ठीक है, तो ये आप मैप में यहाँ पे देख सकते हो 38 पैरेलल पे इसको डिवाइड किया गया है। यहाँ पे ये जो डिवाइड का जो पार्ट है 38 पैरेलल पे इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्त कभी कभी पूछ लेता है ये जीके के पर्पज से भी। क्लियर दोस्त। चलिए, तो दोस्त 1953 से लेकर 1970 तक इनको स्ट्रगल करना पड़ा अपने देश के अंदर ही, जो सिविल वॉर और जो इस तरीके से इंडिपेंडेंट वॉर के रूप में लड़ना पड़ा। ठीक है, लेकिन 1950 से लेकर 1953 के ही बीच में कोरियन वॉर चल रहा था लगभग 3 सालों तक। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स फ्रॉम दी 1970s में। अब दोस्तों बात करते हैं कि पूरी दुनिया के देश आज़ाद तो हो गए। अब जो आज़ाद हो गए उनके लिए सबसे पहला जो फर्स्ट प्रायोरिटी थी वो थी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। अब चाहे भारतीय भी क्यों ना शामिल हो इसमें। अब दुनिया के देश चाहे वो जितने भी ग्रुप्स बन रहे हैं या ऑर्गेनाइजेशन बन रहे हैं वो इसी को देखते लिए बन रहे थे, ताकि एक दूसरे के देश हेल्प करेंगे, इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। अब भाई नॉन अलाइंस मूवमेंट के बनाने का पर्पस क्या था? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और हम शांति बना सके पूरे वर्ल्ड के अंदर। डिसआर्मामेंट था इसका मेन पर्पस भी है, कोई हथियार और वेपन्स को कोई प्रमोट ना करे। तो हमारा पर्पस यही था। तो इस तरीके दोस्त जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की 1970s का जो डिकेड चल रहा था उसमें, तो पूरे वर्ल्ड को दोस्तों लिटिल ड्रैगन्स और बिग ड्रैगन्स में डिवाइड कर दिया गया था। लिटिल ड्रैगन्स के अंदर एक ऐसे कंट्री आते हैं जिनकी इकोनॉमी काफ़ी छोटी है, जिसके अंदर आते हैं साउथ कोरिया, ताइवान, हांगकांग एंड सिंगापुर। इनकी इकोनॉमी छोटी थी उस समय, इतने ज़्यादा तो नहीं था। लेकिन जो बिग ड्रैगन है उनमें जापान और चाइना, ये दोस्तों बिग ड्रैगन है, जो कि किसके लिए? अमेरिका के लिए भी खतरा होते जा रहे थे धीरे धीरे करके। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इनको लिटिल ड्रैगन्स और बिग ड्रैगन्स के अंदर बांट दिया गया, और ये इकोनॉमिक्स के द्वारा दिया गया था। ये जो थ्योरी है बिग ड्रैगन्स और लिटिल ड्रैगन्स की थ्योरी, इसमें कौन से कंट्री आते हैं ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं एशिया की। बात हो गई अफ्रीका के दोस्त। इस तरीके से दुनिया के अंदर देशों में बहुत संघर्ष चला यार। अफ्रीका के दोस्तों बहुत सारे ऐसे कंट्री हुए जहाँ पे आज भी इस समय भी
बहुत ज़्यादा पॉवर्टी रेट है, पर कैपिटा इनकम कम है, जीडीपी ग्रोथ ही नहीं होता है, इंडस्ट्रीज इतने ज़्यादा नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट दोस्त लोग अभी भी हैं। लेकिन इस तरीके से आज भी वहाँ पे लोगों के अंदर भुखमरी देखने को मिलती है और लोग दोस्त इस तरीके से वहाँ पे गुजर बसर आज भी कर रहे हैं। साउथ अफ्रीका बहुत तेज़ी से अपनी जीडीपी ग्रोथ कर रहा है, पर कैपिटा इनकम ग्रोथ कर रहा है, लेकिन दोस्त आज भी एज कम्पेयर टू एशियन कंट्रीज़ अफ्रीका के अंदर दोस्त आज भी बहुत ज़्यादा मतलब कि बैकवर्डनेस है, वहाँ पे लोग आज भी बहुत गरीब है। ऐसा इसका रीज़न है कि ये भी हो सकता है दोस्त यूरोपियन कंट्री ने बहुत ज़्यादा एक्सप्लोटेशन किया है अफ्रीका का। ऐसा नहीं कि उन्होंने एशिया का नहीं किया दोस्त, एशिया का उन्होंने भी किया, लेकिन एशिया में दोस्त उन्होंने बहुत कुछ इन्वेस्टमेंट भी किया है एशियन कंट्रीज़ के अंदर, लेकिन अफ्रीका में ऐसा कुछ भी उन्होंने नहीं किया। तो इसका भी मेन रीज़न एक ये भी बनता है। तो इस तरीके से हमारा पूरा जो पार्ट है आज के इस क्लास के अंदर ये खत्म हो जाता है। नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करेंगे हम चाइना की हिस्ट्री की, चाइना ने किस तरीके से क्या पावरफुल बना, उसका पूरा हिस्ट्री क्या रहा है इसकी बात करेंगे। और जो भी न्यू डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, यानी कि जो डेवलपमेंट हुए या जो न्यू आज़ाद हुए हैं कंट्री, उनकी मेन समस्याएँ क्या है, ये सब दोस्तों मैं नेक्स्ट पार्ट में यानी कि नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ। तो आज क्लास में दोस्तों इतना ही बात किया हमने, एंड नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे चाइना नेशनल लिबरेशन 2 स्टेट्स की बात करेंगे। दोस्तों चाइना के अंदर क्या है और किस तरह दोस्तों इतना इसका इतिहास क्या रहा है और इतिहास इसका क्या रहा, साथ ही ये आज इतना पावरफुल कंट्री कैसे बन गया है ना, हम इसकी बात करेंगे। वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन होने के बावजूद भी दुनिया की एक इकोनॉमी दोस्त ऐसी बन चुकी है आज चाइना, जो दुनिया के अंदर टक्कर दे रहा है। विस्तारवादी इसकी रीति सबसे पहले है, दुनिया के देशों को तंग करना, सीज फायर करना और दोस्तों सीमाओं को उल्लंघन करना, इसका मेन पॉलिसी है। दोगली नीति के नाम से जाना जाता है चाइना। नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा इसके बारे में। आज की ये क्लास कैसे लगी नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। चैनल तो नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। हर जगह गहराई से आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस वीडियो को देखने के लिए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जल्द हमारी मुलाकात होगी। जब तक के लिए विदा चाहता हूँ। नए हो तो सब्सक्राइब करना, पुराने हो तो बेल आइकन ऑन करना। जय हिंद, जय भारत।